नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 हिंदी विषय से। तो यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 की सीरीज़ चल रही है हमारी। पहले हम लोगों ने जून का देखा था। जून के हम लोगों ने 3 पार्ट किए थे। पहले 2 पेपर होते थे हिंदी के, तो पहले पेपर में 50 प्रश्न होते थे और दूसरे पेपर में आपके 75 प्रश्न होते थे। तो उसको हम लोगों ने 3 भाग में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोज़ आप, जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक किए हैं, वो सब आप देख सकते हैं। तो आज हम 2013 का ही क्वेश्चन पेपर करेंगे, जो कि सितंबर महीने का है। ये पेपर 2 है ये। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है। अपभ्रंश जो भाषा थी उसको प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है, तो वो कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, हिंदी काव्य धारा के संपादक कौन है। तो हिंदी काव्य धारा के संपादक आपके राहुल सक्सेना जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। हबकी न बोलिबा ठबकी न चलिबा धीरे धरिबा पाँव, ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति आपकी गोरखनाथ जी की है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अस्त्रीय जन्म काई दीधो महेश, अवर जन्म थारई घड़ा रे नरेश, पंक्ति का संबंध किस कृति से है। तो इस पंक्ति का संबंध या फिर इसकी जो कृति है जिससे ये पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं, उसका नाम है बीसलदेव रासो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, यह कथन किसका है। तो ये कथन आपके रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, जेई मुख देखा तेई हंसा, सुनी तेई आयु आंसू, पंक्ति भक्तिमाल के किस कवि के बारे में है। तो यह आपका जायसी जी के बारे में है पंक्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, यह कथन किसका है। तो ये कथन आपके नाभादास जी का है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन है। तो अष्टछाप के संस्थापक इनमें से आपके वल्लभाचार्य जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को ना भीख, बलि बनिक को ना बनिज, ना चाकर को चाकरी, पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है। मतलब ये जो पंक्तियाँ बोली हैं तुलसीदास जी ने, या तो ये आपकी किस कृति से ली गई हैं। तो ये आपकी जो कृति का नाम है वो है कवितावली। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है। तो जहांगीर जस चंद्रिका रचना आपकी केशवदास की है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, कथन रीतिकाल के किस कवि का है। ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, कथन रीतिकाल के किस कवि का है। तो ये आपके भिखारी दास जी का है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है, ये कथन किसका है। तो ये कथन आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। हिंदी के बारे में यह कथन किसका है कि रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया। रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया, ये किसने कहा है। ये कहा है मुंशी सदासुख लाल ने। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी से अनुदित किया गया है। तो अनुदित किया गया है जो, उसका नाम है दुर्लभ बंधु। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास मासिक पुस्तक का प्रकाशन किस सन में शुरू हुआ। तो इसका जो उपन्यास मासिक पुस्तक का जो प्रकाशन है वो आपको 1901 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति शास्त्र की भूमिका के लेख किस पत्रिका में छपा था। तो ये जो लेख था ये आपका सरस्वती पत्रिका में छपा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी। जो भारत भारती लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी। इसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, भारत भारती रचना किसके द्वारा लिखी गई थी और कब लिखी गई थी, उसका ईयर भी आप मेंशन कीजिएगा। ये आपके उर्दू के विकास की किस ग्रंथ, ये जो ग्रंथ लिखा गया था, इसका जो प्रेरणा स्रोत था वो क्या था, उसका नाम क्या था। तो उसका प्रेरणा स्रोत का नाम था मुसद्दल हाली। ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका है? नो डाउट सभी को पता है, ये जो ये है नगेंद्र जी का कथन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर, यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? तो ये पंक्ति आपकी निराला जी की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक ग्रंथ का है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये रचना किसने लिखी है? तो ये रचना प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी रामविलास शर्मा जी की कृति है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। नागार्जुन के उपन्यासों का सही कालानुक्रम बताना है आपको कि कौन सा पहले उनका आया था उपन्यास, उसके बाद कौन सा बाद में आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी है, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, वरुण के बेटे और कुंभी पाक। अब इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा कब आया था। कुछ होमवर्क मैं आपको देती हूँ जिससे आप अगर खोजेंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे उस चीज़ को, तो आपकी ही नॉलेज इन्हांस होगी। और जब आपकी नॉलेज को इन्हांस होगी तो आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, रचनाओं के नाम याद रखेंगे, उनके लेखकों का नाम आप याद रख पाएंगे, वो रचना कब आई थी, तो उसको अरेंज करने में आपको आसानी होगी। तो ये छोटे छोटे होमवर्क समझिए, या फिर जो क्वेश्चन जो मैं बोलती हूँ आपसे कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी ही तैयारी, आप ही का रिवीजन होगा। तो मैं तो वैसे तो मैं बता ही दूंगी कि इसका प्रकाशन कब हुआ, ये किसने लिखा था, नागार्जुन जी ने लिखा था, कब प्रकाशित हुआ। मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ, तो जो ऑप्शन सही हैं उनको मैं टिक मार्क करा दे रही हूँ, ताकि आप भी इसमें थोड़ा सा और वर्क करें और इसको अपनी नॉलेज को और भी इन्हांस करें, ताकि आप जितने भी ऑप्शन जैसे बलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, वरुण के बेटे, तो ये सब पता है, जैसे आपको इसमें क्वेश्चन में ही पता चल गया कि नागार्जुन के उपन्यास हैं ये, तो इससे संबंधित जैसे ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, मतलब इसका जो विधा है वो विधा का नाम क्या है, ये उपन्यास हैं, ये कब लिखे गए थे तो उसका आप लिख सकते हैं, और ये कब और इनको किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया। तो ये सब अगर आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो आप कभी भी इस चीज़ को भूलेंगे नहीं, और बार बार रिवीजन करने से आपको ये चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो जीवन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है आपका, सबसे पहले भुवनेश्वर जी का जन्म, फिर मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और उसके बाद में मीराकांत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही कालानुक्रम बताना है। तो हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही कालानुक्रम है आपका, सबसे पहले आएंगे शिवदान सिंह चौहान, फिर रामविलास शर्मा, उसके बाद अमृत राय और लास्ट में नामवर सिंह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये आत्मकथाएं दी गई हैं, उनका सही कालानुक्रम आपको बताना और कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लगता नहीं है दिल मेरा, कस्तूरी कुंडल बसे, हादसे और शिकंजे का दर्द। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का प्रकाशन की दृष्टि से अनुक्रम आपको लगाना है। तो अनुक्रम वाले प्रश्न बहुत ही आते हैं, यदि आपने इसको डिटेल में पूरी गहराई से पढ़ा है कि इसकी रचना कब आई थी और कौन इसके लेखक है। कभी कभी आप इनको लेखकों के साथ में अरेंज कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे मान लीजिए भारतेंदु जी की कोई रचना है, लेकिन उसका आपको प्रकाशन वर्ष नहीं पता है और आपको पता है ये मोहन राकेश की रचना है, तो उसके अनुसार भी आप लगा सकते हैं कि नहीं मोहन राकेश की रचना है तो ये तो आषाढ़ का एक दिन, तो ये तो भारत भारती से पहले नहीं आ सकती, या फिर ये जो भारतेंदु जी की दुर्लभ बंधु है रचना उससे पहले नहीं आ सकती, तो उसके अनुसार भी आप इसको लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको प्रकाशन वर्ष याद है, कभी कभी कुछ चीज़ें लेखकों के नाम से भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि नहीं ये तो पहले आते भारतेंदु जी, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की ये रचना है और ये रचना आपके मोहन राकेश जी की है या सुरेंद्र वर्मा की है, तो ये आपके बाद में आएंगे, आधुनिक काल के हैं ये, तो इसके अनुसार भी आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो यात्रा वृत्तांत है प्रश्न नंबर 25, इसका जो सही आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी तिब्बत यात्रा, पैरों में पंख बांधकर, एक बूंद सहसा उछली और चीड़ों पर चांदनी। आगे बढ़ता है प्रश्न नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो आपका सही कालानुक्रम जो है, सबसे पहले आया था लौट आओ धार, हम हशमत, फिर काशी का 80, उसके बाद में तुम्हारा परसाई। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम बताना है आपको, सबसे पहले कौन सा आया था, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा आया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, निस्सहाय हिंदू और चंद्रकांता।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित संस्कृत आचार्यों को सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपके भरत मुनि जी आए थे, लेकिन अब भरत मुनि नहीं दिए गए इसमें, तो आपको इसके अनुसार लगाना होगा। भरत मुनि के बाद में आपका इसमें देखिए दंडी आता है, ये भी पता है, लेकिन दंडी के बाद 2 ऑप्शन दिए गए तो भी आपको सॉल्व नहीं हो रहा है। तो कम से कम 3 से 4 लेखकों को आपको कालानुक्रम बताना होगा, चाहे वो संस्कृत आचार्य का हो तो उसको आपको याद करना होगा, ताकि कहीं से भी प्रश्न आ जाए तो आप उस प्रश्न को करने में सक्षम हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले दंडी, फिर मम्मट, जयदेव, उसके बाद में विश्वनाथ। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित पाश्चात्यवादों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो पाश्चात्यवाद दिए गए हैं, संरचनावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद और स्वच्छंदतावाद। तो इसको आपको अरेंज में लगाना कि सबसे पहले कौन सा वाद आया, उसके बाद में फिर लास्ट में कौन सा आया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवाद, स्वच्छंदतावाद, संरचनावाद और अस्तित्ववाद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित हिंदी काव्यशास्त्रियों कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? काव्यशास्त्रीय कृतियाँ दी गई हैं, आपको इनका अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले आपका आया था काव्य विवेक, भाषा भूषण, रसराज और काव्य रसायन। काव्य विवेक, भाषा भूषण, रसराज और काव्य रसायन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित अलंकारों को उनके वर्ग के साथ में सुमेलित करना है, कि मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है तो उसका वर्ग कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, फिर श्लेष, विरोध गर्भ, औपमय गर्भ, सादृश्य मूलक, गुणार्घ, प्रतीति मूलक और न्याय मूलक। तो चलिए पहले मिलान कर लेते हैं। उत्प्रेक्षा का होगा उत्प्रेक्षा का होगा आपका सादृश्य मूलक, फिर वक्रोक्ति का आएगा गुणार्थ प्रतीति मूलक, उसके बाद विशेषोक्ति आएगा, विशेषोक्ति का होगा आपका विरोध गर्भ, उसके बाद श्लेष का आपका मिलान हो जाएगा आप औपम्य गर्भ। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 1 2 इसका सही मिलान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। निम्नलिखित विशेषताओं को उनके वादों के साथ सुमेलित करना है आपको। तो विशेषताएं दी गई हैं और उनके वाद दिए गए हैं कि कौन से वाद में क्या बातें बोली गई हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले पूरा। प्रकृति और प्राचीन यूनानी ग्रंथों का अनुकरण, बाह्य यथार्थ से व्यक्तिगत अनुभव को ज़्यादा महत्व, चेतना को पदार्थ के अधीन मानना और व्यक्तिगत स्वातंत्र को विशेष महत्व देना। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आपको इसको ढूंढना है, उसके बाद में इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। अगर नहीं मिलेगा तो मैं इसको बता दूंगी कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ में सुमेलित करना है। तो जो पत्रिकाएं दी गई हैं उनको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका, सभी को पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका का नाम क्या था? बाला बोधनी। इसका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। फिर धर्मवीर भारती की है धर्मयुग, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आएगा प्रताप नारायण मिश्र का आएगा। प्रताप नारायण मिश्र की जो संपादक हैं वो किसके संपादक थे? ये थे आपके ब्राह्मण के। उसके बाद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ये इनके संपादक थे आनंद कादम्बनी। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 3 2 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। भूरी भूरी खाक धूल, गंगा तट, स्त्री मेरे भीतर, इस पौरुषपूर्ण समय में। इधर रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, कात्यायनी, मुक्तिबोध, ज्ञानेन्द्रपति, पवनकरण, उदय प्रकाश। तो चलिए पहले मिलान कर लेते हैं। भूरी खाक धूल की रचना की है इन्होंने मुक्तिबोध की। उसके बाद गंगा तट, ये आएगा ज्ञानेन्द्रपति के द्वारा। फिर स्त्री मेरे भीतर, ये कात्यायनी के द्वारा। स्त्री मेरे भीतर, ये पवनकरण के द्वारा आएगा, पवनकरण। और इस पौरुषपूर्ण समय में, ये आपका कात्यायनी का आएगा। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 3 4 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर ये आपका 34 था, 35 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित आलोचनात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है। कविता के नए प्रतिमान, आलोचना के मान, नई कविता के प्रतिमान और नए साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य। ये भी होमवर्क में दे दूं मैं? चलिए इसको बता देते हैं आपको। कविता के नए प्रतिमान, इसका चलिए पहले मिलान कर लेते हैं। ये कविता के नए प्रतिमान आपका लिखा है बच्चन सिंह जी ने।
फिर उसके बाद में आलोचना के मान, ये आपकी कृति आएगी नामवर सिंह जी की। फिर नई कविता के प्रतिमान, ये आपका आएगा शिवदान सिंह चौहान जी के द्वारा। और साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, ये आपका आ जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा जी के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4 3 2 1, 4 4 3 मिला लेते हैं, 4 4 3, फिर इसका आएगा 2 और 1। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है। तो इसको मिलान कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये आपका बच्चन सिंह जी ने द्वारा लिखा है, बच्चन सिंह ने लिखा है। फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये आपके रामकुमार वर्मा का है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये आपके सुमन राजे जी का है। तो इसके अनुसार जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 1 2 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है। त्रिशंकु, ठेले पर हिमालय, कस्तूरी मृग और शब्द और स्मृति। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। त्रिशंकु आपका अज्ञे जी का है। फिर ठेले पर हिमालय आपका धर्मवीर भारती जी का है। माफ कीजिएगा, त्रिशंकु अज्ञे जी का। ठेले पर हिमालय आपका धर्मवीर भारती का। और कस्तूरी मृग आपका शिव प्रसाद सिंह जी का हो जाएगा। और शब्द और स्मृति आपका निर्मल वर्मा का हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। फिर से मिलान कर लेते हैं, 4 3 2 और 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। निम्नलिखित नाटककारों को उनकी नाट्य कृतियों के साथ में सम्मिलित करना है। तो मीराकांत, कुसुम कुमार, मृणाल पांडे, शांति मल्होत्रा। तो इसका सही ऑप्शन पहले मिलान कर लेते हैं। मीराकांत का हो जाएगा ईहा मृग। फिर उसके बाद कुसुम कुमार जी का हो जाएगा दिल्ली ऊंचा सुनती है। फिर मृणाल पांडे का हो जाएगा आपका जो राम रचि राखा। और शांति मल्होत्रा का हो जाएगा ठहरा हुआ पानी। इसके अनुसार सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। निम्नलिखित काव्य शास्त्रियों को उनकी कृतियों के साथ में सम्मिलित करना है। I.A. रिचर्ड्स, विलियम एम्पसन, जॉन क्रो रैमसन और एलन टेट। उनकी कृतियाँ दी गई हैं इधर। तो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, गॉड विदाउट थंडर, ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री, द फिलोसफी ऑफ रेट्रिक और सेलेक्टेड एसेज। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं पहले। इसका सबसे पहला जो I.A. रिचर्ड्स है, इनकी जो रचना है उसका नाम है द फिलोसफी ऑफ रेट्रिक। चलिए मिलान करते हैं, द फिलोसफी ऑफ रेट्रिक। फिर विलियम एम्पसन आते हैं। विलियम एम्पसन की रचना है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आता है जॉन क्रो रैनसम। जॉन क्रो रैनसम की कृति का नाम है गॉड विदाउट थंडर, ऑप्शन नंबर 2। फिर एलन टेट आएंगे। एलन टेट का आ जाएगा ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री, ऑप्शन नंबर 3। तो इसके अनुसार आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी, 4 1 2 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ में सम्मिलित करना है। राजशेखर, अभिनव गुप्त, भोजराज, रामचंद्र, गुणचंद्र। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं पहले। राजशेखर की है कृति काव्य मीमांसा। फिर अभिनव गुप्त की है आपकी ध्वन्यालोचन। भोजराज जी की है आपकी सरस्वती कंठाभरण। उसके बाद में रामचंद्र गुणचंद्र की है नाट्य दर्पण। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 1 2 3। मिलान कर लेते हैं, 4 1 2 और 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर।
स्थापना तर्क वाले प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं। शाश्वत चेतना जब श्रेय ज्ञान को मूल चारुत्व में ग्रहण करती है तब काव्य का सृजन होता है। तर्क दिया गया है क्योंकि काव्य में सिर्फ श्रेय अपेक्षित है, ना कि चारुत्व। तो इसका ए सही हो जाएगा और आर भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए सही और आर भी सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। रस स्थायी भाव से विलक्षण होता है क्योंकि रस स्मृति, अनुमान और लौकिक अनुभव से परे होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही, आर गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही, ए सही, आर गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। क्षुद्र भावों के विरेचन द्वारा त्रासदी नैतिक प्रभाव उत्पन्न करती है। तर्क दिया गया है क्योंकि नैतिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किसी भाव की जरूरत नहीं होती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही और आर गलत। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ए सही, आर गलत। आगे बढ़ता है प्रश्न नंबर 44 की ओर। रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तर्क दिया गया है क्योंकि हर वाक्य रसात्मक होता है, इसलिए वह वाक्य कहलाने के योग्य होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सही, आर गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं क्योंकि साहित्य में हृदय के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत और आर भी गलत, दोनों हो जाएंगे इसमें गलत। आगे बढ़ते हैं, ये आपका गद्यांश है, चलिए पढ़ लेते हैं। भूमंडलीकरण के नाम पर अब साम्राज्यवादी व्यवस्था और इसकी उपभोक्तावादी संस्कृति को संसार के उन हिस्सों पर लादने का प्रयास कर रहा है जहां अभी तक पारंपरिक या गैर पूंजीवादी व्यवस्थाएं थी। अपने हित की रक्षा में अपने चरित्र के कारण पूंजीवाद कहीं भी अनियोजित विकास ही करता है। इससे क्षेत्रीय विषमताएं उभरती हैं और जहाँ भी इसका पैर पड़ता है वहाँ संपन्नता और विपन्नता के समूहों का विभाजन होता है। इससे हर जगह आंचलिक या समूहों के बीच संघर्ष उभरते हैं। छोटी खेती और किसानों का अस्तित्व समाप्त होने लगता है और विशाल पैमाने पर बेरोजगारी फैलने लगती है। विशाल पूंजीवादी फार्मों का विकास होता है जिसमें नई जैविक तकनीकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है और इससे संबद्ध बीज और रसायन उत्पाद करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होता है। व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय पैमाने के साथ साथ विनिमय की गति को तेज करना जरूरी होता है। इससे नए संचार माध्यमों का बड़े पैमाने पर विकास होता है। तत्काल इंटरनेट से ई कॉमर्स की ओर संक्रमण इसी प्रक्रिया का परिणाम है। हालांकि इससे यह भ्रम पैदा होता है कि संसार के लोग जुड़ रहे हैं और संसार एक वैश्विक गांव बन गया है, परंतु वास्तव में इससे सिर्फ संसार का एक संपन्न वर्ग ही अपनी व्यापारिक या व्यावसायिक हितों के लिए एक दूसरे से जुड़ता है। प्रत्येक क्षेत्र और देश में नए संचार माध्यमों से संसार से जुड़े समूह अपने ही आसपास के बहुसंख्यक वंचित समूहों से पूरी तरह कट जाते हैं। संसार का एक नया विभाजन सूचना समृद्ध और सूचना से वंचितों के बीच होता है। तो ये था आज का हमारा गद्यांश। चलिए इसके प्रश्न पढ़ लेते हैं इससे संबंधित। पहला प्रश्न है आपका, भूमंडलीकरण किस प्रकार की संस्कृति को लादने का प्रयास करता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपभोक्तावादी संस्कृति। आगे बढ़ते हैं, पूंजीवाद से किस प्रकार का विकास होता है? तो पूंजीवाद से किस प्रकार का विकास होता है? अनियोजित प्रकार का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ई कॉमर्स के विकास की सुविधा सबसे ज़्यादा होती है। तो ई कॉमर्स की विकास की सुविधा सबसे ज़्यादा होती है बहुराष्ट्रीय कंपनी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार का संबंध है। तो इसका संबंध है साम्राज्यवाद से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर, सूचना समृद्ध और सूचना सेवा से वंचितों के बीच भेद किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भेद होता है भूमंडलीकरण से। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो में कुछ आपको समझ ना आया हो या फिर आपको लगता है कि इसका उत्तर आपको आता है, इसका प्रकाशन वर्ष जैसे मैंने आपसे पूछा था कुछ चीज़ें, तो उसको कमेंट बॉक्स में करिए यदि आपको ये चीज़ मिल गई हो ढूंढने से, और अगर नहीं मिली है तो भी कमेंट कीजिए, तो मैं उस चीज़ को आपको बताऊंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।